नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम देखेंगे अधिगम। हमने कुछ समय पहले सीखना शब्द को समझा था। हालांकि मोटे तौर पे देखा जाए तो सीखना और अधिगम को सामान्य व्यक्ति एक ही अर्थ में लेते हैं, पर हम जब मनोवैज्ञानिक रूप में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे अंतर होता है उसको हम देखेंगे आज। कि जैसे वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, और जेपी गिलफोर्ड कहते थे कि व्यवहार के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन ही सीखना है। अब इससे ही जुड़ी हुई जो तीसरी परिभाषा आती है वो काल्विन ने दी थी। इससे दो कदम यदि हम आगे चले तो कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। मतलब जो व्यवहार हम पहले से कर रहे थे उनमें यदि हमारे साथ का कुछ अनुभव और जुड़ गया और आत्मसात हो गई वो बात, तो वो अधिगम कहलाती है। उक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, वह व्यवहार में परिवर्तन बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अतः सीखना तो एक प्रक्रिया है और जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो जाता है उसे हम अधिगम कहते हैं। तो इस आधार पर यह हुआ कि अधिगम जो है एक गत्यात्मक क्रिया है, जिसे हम दो रूपों में देखेंगे। पहला है संवेदी अधिगम, जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संभव हो पाता है, और दूसरा जो इसका सोपान है वह है पेशीय अधिगम, जो कि कर्मेंद्रियों द्वारा प्रदर्शित हो पाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसके कुछ सोपान भी हैं। जैसे सबसे पहला होता है अभिप्रेरणा। सीखने के लिए भी अभिप्रेरणा जरूरी होती है। प्रथम कदम तो सीखने पर ही आता है, प्रेरणा के माध्यम से ही। पर यदि इतनी उसमें अनुक्रियाएं हो साथ में, फिर उसके साथ पुनर्बलन हो, उसके पश्चात अभ्यास हो, और तत्पश्चात अधिगम, स्वतः अधिगम हो जाता है, आत्मसात हो जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि अधिगम की कुछ विशेषताएं भी हुआ करती हैं। जैसे सबसे पहला कि अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तो वह है अधिगम। दूसरा, अधिगम जो है एक अनुकूलन प्रक्रिया है। हमारा व्यवहार, जो भी कुछ हम सीखते हैं, वो हमें आसपास की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना, स्थापित करना सिखा देता है। तो कहीं ना कहीं जो अधिगम है वो एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। जो सीखना प्रथम स्टेप है, अनुकूलन कर पा रहे हैं, इट मीन्स वो अधिगम हो गया है। तो अधिगम जो है एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। तीसरा बिंदु है, यह एक सार्वभौमिक क्रिया है जो देश काल से परे हर जगह पाई जाती है, समान रूप से पाई जाती है। चौथा कहें कि व्यवहार में परिवर्तन है। सीखने के पश्चात व्यवहार में परिवर्तन हो ना हो, पर अधिगम की स्थितियां आती हैं तो व्यवहार में परिवर्तन आ ही जाता है। जैसे साधारण तौर पे जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, मैंने सीखा गाड़ी को चलाना, तो इस तरह से इसको बैठना, इस तरह से ब्रेक दबाना, इस तरह से क्लच दबाना, इस तरह से गियर दबाना, इस तरह से चाबी घुमाना, इस तरह से स्विच ऑन करना। पर यदि मेरा उसके साथ अभ्यास नहीं जुड़ पाया तो मेरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि कोई कहेगा तो मैं सोचूंगी कि मुझे चलाना है या नहीं, और यदि मुझे आती है उसके बाद व्यवहार में मेरा अभ्यास हो गया तो अपने आप व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। कैसे भी जाके आंख बंद करके भी चाबी लगाऊंगी तो गाड़ी चल देगी, अपने आप क्लच गियर सब कुछ ऑटोमेटिक होता जाएगा और हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो इससे व्यवहार में परिवर्तन होता है। पांचवा जो बिंदु हम देखें कि एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित क्रिया है। जी हाँ, अधिगम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जब तक हम उस लक्ष्य तक ना पहुँचे तो अधिगम की स्थितियाँ नहीं बनती। यदि अधिगम की स्थितियाँ बनती हैं, इसका मतलब है, सुनिश्चित है कि हमने
किसी न किसी लक्ष्य को लेकर केंद्रित रहकर वो कार्य किया था, तभी हम उसको आत्मसात कर पाने की स्थिति में आए हैं, अन्यथा हम उस स्थिति में नहीं आ पाते। अगला जो छठा बिंदु है वह है कि पुराने व नवीन अनुभवों का योग। जी हाँ, हमने सीख लिया तो पुराने अनुभव भी आए, और सीखते सीखते जब हम व्यवहार में उसको ला रहे हैं तो कुछ नवीन अनुभव भी हमारे जुड़ते जाते हैं। तो पुराने और नवीन अनुभवों का जब योग हो जाता है, आत्मसात हो जाते हैं, तो वो हमारे अधिगम की श्रेणी में आ जाते हैं। तो अधिगम क्या हुआ? पुराने और नवीन दोनों अनुभवों का एक योग है, तब जाके हम अधिगम वाली स्थिति में आ पाते हैं। इसका जो अगला बिंदु है कि अधिगम जो स्थानांतरित भी होता रहता है, उसका स्थान भी परिवर्तित होता रहता है, और एक से दूसरे स्टेप में हम कब बदल जाते हैं हमें पता नहीं पड़ता। जैसे आप देखिए, कहीं कुछ आप देख कर आए, कुछ सीख कर आए, और यदि वो चीज़ वास्तव में आप सीख गए, आत्मसात हो गई आपको, तो आपको लगता है कि मैं औरों को भी बताऊं, मैं उसका मैं प्रसार करूं। और यदि आपने ढंग से नहीं सीखा तो उसको प्रसारित करने की इच्छा नहीं होती, अब सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ मैं सीख कर आया हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि यदि मैं डिग्री होल्डर हूँ तो मैं अपने माथे पे एक डिग्री लेके घूमता हूँ कि हाँ मेरे पास ये डिग्री है, पर यदि मैंने उसको पूरी तरह से अधिगम किया है तो वो उसको व्यवहार रूप में लाकर, जहाँ तक मुझे कोशिश पड़ेगी मैं दूसरों को भी उस चीज़ के अनुरूप लाने का प्रयत्न करूँगी, तो वो अधिगम की श्रेणी में आएगा। मतलब स्थानांतरित होता रहेगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है कोई बात, इसका मतलब है कि वो चीज़ हमारे भीतर अधिगम हो चुकी है। यदि हमारे पास से दूसरे तक नहीं पहुंच रही, इसका मतलब है कि सीखा तो है, अधिगम नहीं हो पाया। इसी से अगला बिंदु सुनिश्चित हो जाता है, और वह है विवेकपूर्ण प्रक्रिया। जी हाँ, अधिगम जो है ना, पूरी तरह से एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। ये मानसिक प्रक्रिया है। जब तक हम दिल, दिमाग, हमारी कर्मेंद्रियाँ, संवेदी ग्रंथियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ सब एक साथ संतुलित रूप में किसी दिशा में कदम बढ़ाती हैं, तो मस्तिष्क के द्वारा ही संभव हो पाता है। मस्तिष्क हमारा सही उसमें सहयोगी भूमिका में रहेगा, तभी हम उस चीज़ को अधिगम कर पाएंगे, अन्यथा प्रयास हमारे विफल हो जाएंगे और हम सीखने के प्रथम स्टेप पर ही खड़े रह जाएंगे। तो जो सीखना है वो एक विवेकपूर्ण क्रिया से शुरुआत होती है, पर यदि विवेकपूर्ण प्रक्रिया लगातार अभ्यास में बनी रहती है तो वह अधिगम में तब्दील हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो अधिगम है वो एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अन्यथा सीखा तो हमने बहुत कुछ होता है बचपन से, पर हम भूल जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसके साथ विवेक नहीं रहा। विवेक ना होने से हम उसको अभ्यास में नहीं ला पाए और वो चीज़ छूट गई। अगला जो बिंदु है यहाँ पे मुझे ज़रूरी लग रहा है, वह है जीवन की मूलभूत क्रिया। जी हाँ, अधिगम जो है जीवन की मूलभूत क्रिया है, अन्यथा हम मानव एक सामान्य प्राणी की तरह से अन्य प्राणी जैसे हैं, चौपाई जैसे हैं, उन्हीं की स्थितियों में रह पाएंगे यदि हम निरंतर अधिगम नहीं करते हैं। तो आपने लगातार कई अपने आसपास भी देखा होगा और आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि उसका जो काम है ना बड़ा अच्छा है, लगता है कि वो शिक्षित है, और कई बार वो ग्रेजुएट है, लगता तो नहीं, क्योंकि उसके व्यवहार में वो चीज़ नहीं आ रही। हम उसको अपनी शालीन भाषा में प्रयोग नहीं कर रहे, अपनी संस्कृति के संवाहक के रूप में प्रयोग नहीं कर पा रहे। मतलब जीवन की मूलभूत क्रिया जो है वो यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो अधिगम है वो हमें नहीं हो पा रहा है। और निरंतर यदि जीवन में हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, एक निरंतरता बनी हुई है, तो इसे हम जीवन की एक मूलभूत क्रिया के रूप में स्वीकारेंगे। तो अधिगम एक जीवन की मूलभूत क्रिया है और उसे को बनाए रखने के बाद हम जीवंत रूप में महसूस कर पाते हैं। तो आज हमने देखा सीखना और अधिगम में बेसिक जो अंतर होता है।
अब इसको आप तभी बना के रख पाएंगे जब आप स्वयं इसका दोहरान करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं किताबों में पढ़ा, फिर उसको किसी तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो मेरे ये जो विकास की प्रक्रिया थी वो जीवंत बनी रही, जीवन की मूलभूत क्रिया बनी रही। तो ये जो अधिगम है वो स्थायी हो गया, अन्यथा ये छूट जाता। तो आज इतना ही। अधिगम मुझे लगता है आप सभी समझ गए होंगे। आगे अगले चैप्टर में हम अधिगम के सिद्धांतों पर बात करेंगे। आप लोग साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।